आप देख रहे हैं आज़ाद बुल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 13 अप्रैल 2025। मैं हूं आदिल खान आज़ाद। दुनिया की सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे नेतन्याहू का बेटा दे रहा एमैनुअल मैक्रों को आज़ादी का लेक्चर, अपने कब्जे पर नहीं जा रही नजर। इजराइल ने क्रिश्चियंस को जेरूसलम में इबादत से रोका, ईसाई बने ऑक्यूपेशन का नया शिकार। अल-अक्सा मस्जिद में सेटलर्स ने फिर की बेहुरमती, मुस्लिम दुनिया का दुखाया दिल। म्यांमार में फिर आया हिला देने वाला जलजला, लोगों में पसरा खौफ। रशिया ने यूक्रेन पर किया बड़ा मिसाइल हमला, दर्जनों सिविलियन के मारे जाने और जख्मी होने की खबर। सूडान के अल-फाशर शहर में आरएसएफ का बड़ा हमला, 320 से ज्यादा कैजुअल्टीज का दावा। ट्रंप ने दिया बयान, कहा ईरान के साथ न्यूक्लियर टॉक्स अपनी फुल स्पीड में, अच्छी हुई बातचीत, क्या दोनों के बीच बन जाएगी बात। और हिजबुल्लाह ने साउथ लेबनान में 190 मिलिट्री साइट्स लेबनीज आर्मी के की हवाले। हिजबुल्लाह के बंधे हैं हाथ या खामोशी से ताकत करेगा इकट्ठा। गुड इवनिंग। स्क्रू यू मैक्रॉन, ये लाइन किसी स्ट्रीट प्रोटेस्ट की नहीं बल्कि इस्राएली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे की एक सोशल मीडिया पोस्ट से आई है। बेंजामिन नेतन्याहू का बेटा यायर नेतन्याहू फ्रांस के प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रों से मुंहजोरी कर रहा है। एक प्रेसिडेंट से। कौन? नेतन्याहू का बेटा। बेटे की क्या हैसियत है? क्योंकि मैक्रों ने अलग फिलिस्तीनी रियासत को मंजूरी देने का इशारा दिया तो इस बंदे की मिर्च लग गई। इस मुकाम पर आप उस कहावत को दोहरा सकते हैं कि सूप तो बोले बोले, छलनी भी बोले। यानी कह सकते हैं कि जब बाप गजा में जुल्म ढाए तो बेटा ट्विटर पे ग्लोबल डिप्लोमेसी के लेक्चर दे। एक तरफ बेंजामिन नेतन्याहू गजा को जमींदोज करने में बिजी है, दूसरी तरफ उसका बेटा यायर नेतन्याहू फ्रांस को दे रहा है एंटी कॉलोनिज्म के लेक्चर्स। फ्रांस के प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रों ने जैसे ही कहा कि फ्रांस फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज करने के लिए एक आज़ाद रियासत मानने के लिए तैयार है और ऐसा करेगा, यायर नेतन्याहू भाई साहब का फ्यूज उड़ गया और अपनी हैसियत से पार जाकर उसने एक मजबूत मुल्क के प्रेसिडेंट पर ताने मारने शुरू कर दिए। ताने कमज़ोर लोग मारते हैं। उसने मैक्रोन के लिए लिखा, स्क्रू यू, यस टू इंडिपेंडेंस ऑफ न्यू सिलेडोनिया, यस टू कॉर्सिका, पॉलिनेशिया भी आज़ाद हो, फ्रेंच गिनिया भी आज़ाद हो और वेस्ट अफ्रीका से फ्रांस का न्यू इम्पेरियलिज्म हटाओ। बहुत सी फ्रेंच कॉलोनीज है, जैसे भारत ब्रिटिश कॉलोनी था, वैसे बहुत से मुल्क फ्रेंच कॉलोनी रहे, उन सब को लेकर ये बयान दिया गया। मतलब जिसका अब्बा हुजूर और उसके मुल्क के हुक्मरान पिछले 75 साल से फ़लस्तीन के ज़्यादातर इलाकों पर कब्जा करके बैठे हैं, वो बेटा फ्रांस को कह रहा है कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी से अपना कब्जा हटाओ। वैसे यायर नेतन्याहू को हिस्ट्री पढ़ लेनी चाहिए। वो कंट्रीज़ जिन्हें वो इंडिपेंडेंट होने का मशवरा दे रहे हैं उनके बारे में जानना चाहिए था। उनकी अपनी डेमोक्रेटिक सिस्टम्स हैं, रेफरेंडम और लोकल गवर्नमेंट्स हैं। ऐसे नहीं, वो गुलाम नहीं है। फ़लस्तीन के पास दोस्तों क्या है, ये नेतन्याहू के बेटे को क्या मालूम नहीं है? फ़लस्तीन के पास क्या है? ड्रोन स्ट्राइक, सीज और एक प्राइम मिनिस्टर जिसको दुनिया जेनोसाइड का जिम्मेदार कह रही है, जिसके खिलाफ आईसीसी का वारंट कटा हुआ। यायर नेतन्याहू को ये याद रखना चाहिए, जब यायर जैसे लोग आज़ादी का लेक्चर देने लगे तो उस हिपोक्रेसी पर आप बताइए कि हंसने के सिवाय कोई ऑप्शन बचता है क्या? नहीं ना। बढ़ते हैं आगे। आज इस्राएल ने ईसाइयों को बहुत बड़ी चोट दी। आज पाम संडे के दिन जब पूरी दुनिया में ईसाइयों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जेरूसलम में दाखिल होने की याद में होली वीक की इब्तिदा की, तब इस्राएली ऑक्यूपेशन अथॉरिटीज़ ने वेस्ट बैंक के फ़लस्तीनी क्रिश्चियंस को जेरूसलम में इबादत करने से रोक दिया। जेरूसलम का रास्ता बंद कर दिया गया, जिसके चलते कई ईसाई चर्च ऑफ होली सेपल्कर तक नहीं पहुंच पाए, जो इसी दिन के लिए सबसे अहम मकाम है, सबसे अहम चर्च है। ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक पाम संडे जो आज है, हज़रत ईसा के अमन का पैगाम लेकर जेरूसलम में दाखिल होने की निशानी है। लेकिन आज भी उन्हीं राहों पर मजहबी आज़ादी दबाई जा रही है। ये रोक इसराइल के ऑनगोइंग ऑक्यूपेशन और रंग भेदी पॉलिसीज़ का एक और सबूत है, जो न सिर्फ मुसलमानों बल्कि क्रिश्चियंस के भी मजहबी आज़ादी, मजहबी हुकूक को टारगेट करता है। बढ़ते आगे। जब दुनिया गजा में अस्पताल पर हुए हमले का अफसोस मना रही है, जब फ़लस्तीनी ईसाइयों को जेरूसलम में एक तारीखी चर्च तक जाने नहीं दिया जा रहा है, तब कुछ कट्टरपंथी सेटलर्स मस्जिद अल-अक्सा पर
कब्जा जमाने निकले हैं इसराइली पुलिस के साए में। कब्जा क्या है, हल्के हल्के घुसो, जहां नहीं घुस सकते, नाजायज है तुम्हारा घुसना, वहां घुस रहे हैं वो, तो एक तरीके से कब्जा करना हुआ। ऑक्युपाइड जेरूसलम में अल अक्सा मस्जिद के कोर्टयार्ड में आज फिर इसराइली सेटलर्स ने पुलिस प्रोटेक्शन के साथ घुसकर न सिर्फ एक मुकद्दस जगह की तहजीब का मजाक उड़ाया, बल्कि पूरी मुस्लिम और अरब दुनिया की भी खिल्ली उड़ा डाली। कोई कुछ नहीं सिवाय मजम्मत के, और कुछ नहीं। सीन वही पुराना है। सेटलर्स अंदर घुस रहे हैं, जो आप देख रहे हैं स्क्रीनशॉट में, और पुलिस उन्हें कवर दे रही है, साथ में पुलिस थी। और मस्जिद के आंगन में फिर एक बार इन इलीगल घुसे सेटलर्स ने अपने मजहबी राइट्स को, अपने तालमुदिक राइट्स को अदा किया और यूएन के बनाए रूल्स की खुलेआम हमेशा की तरह खिलाफ वर्जी की और धज्जियां उड़ाई। अल अक्सा जो सिर्फ एक मस्जिद नहीं, मुस्लिम उम्मा के लिए एक रूहानी मरकज़ है, उसकी बेहुरमती करना अब डेली राइचुअल बन गया है। अब ये रोज़मर्रा की बात है। और बेशर्मी देखिए, जिस वक्त अल अक्सा मस्जिद के खतीब शेख मोहम्मद सलीम को सिर्फ गजा जेनोसाइड का जिक्र करने के दौरान खुतबे में उन्होंने जुमे को किया था, जिक्र करने पर उन्हें 7 दिन के लिए बैन कर दिया गया अल अक्सा मस्जिद में घुसने से, उसी वक्त सेटलर्स खुलेआम उस पाक मस्जिद में ऐसे घुसे जैसे वो उनकी बपौती हो। ये सिर्फ उकसावा नहीं है, ये एक डेलिब्रेट सियासी पैगाम है कि हम गजा भी लेंगे और मस्जिद भी लेंगे। ये 13 अप्रैल की तस्वीरें, ये तस्वीरें परेशान करती हैं। बढ़ते आगे, म्यांमार में एक बार फिर से ज़लज़ला आया है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक संडे सुबह सेंट्रल म्यांमार के मेकिटिला के करीब 5.5 मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक महसूस किया गया। ये झटका 28 मार्च को आए 7.7 मैग्नीट्यूड के मैसिव अर्थक्वेक का ही एक आफ्टर शॉक था, ये बताया गया। ये अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग आफ्टर शॉक था। फिलहाल किसी बड़े नुकसान या हलाकत की कोई तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन लोगों में एक बार फिर से खौफ और घबराहट ज़रूर अंदर तक बैठ गई है। बात यूक्रेन की। यूक्रेन के सूमी शहर पर एक बार फिर रशियन हमले का बड़ा असर हुआ है। रशिया ने बड़ा हमला किया। यहाँ बैलिस्टिक मिसाइल ने शहर के बीचों बीच तबाही मचा दी। दर्जनों लोग मारे गए या जख्मी हुए हैं। मकान, दुकान और सड़कें सब कुछ मिट्टी में मिल गए जो इस इलाके में थे जहां मिसाइल गिरी है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि ये जंग नहीं, सिविलियंस का कत्ल है। यूक्रेन ने दुनिया से इंसाफ और मदद की अपील की है। उधर रशिया से जुड़ी खबर यह है कि रशिया ने एक बड़ा दावा किया है कि उसने यूक्रेन का एक F-16 फाइटर जेट मारकर गिरा दिया है। रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि एयर डिफेंस सिस्टम्स ने हमारे उस प्लेन को निशाना बनाया और उसे ज़मीन पर लाकर पटक दिया। इंटरफैक्स के मुताबिक ये वाकया संडे को हुआ, लेकिन खबर मंडे को आई। लेकिन अभी तक किसी भी इंडिपेंडेंट सोर्स से तस्दीक नहीं हो सकी है कि ये प्लेन गिरा है नहीं। हालांकि रशिया की मिनिस्ट्री ने तो कह दिया। ये जंग का एक और दावा है दोस्तों, सच्चाई का पता चलना अभी बाकी है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि यूक्रेन रशिया की बातचीत शायद ठीक चल रही है और कुछ रिजल्ट निकलेगा। एयरफोर्स वन पर रिपोर्टर से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि या तो फैसला हो या बात खत्म। ट्रंप ने बताया कि जल्दी कुछ पता चलने वाला है। इशारा समझें, जल्दी कुछ पता चलने वाला है। दोस्तों, अभी 2 दिन पहले रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से अमेरिका के स्पेशल एनवॉय, जिन्हें ट्रंप ने भेजा था, मिस्टर स्टीव विटकॉफ, तो पुतिन के साथ उनकी मुलाकात सेंट पीटर्सबर्ग में हुई थी। और क्या बात हुई थी वो तो खैर बाद में आएगी। उन्होंने अमेरिका का, ट्रंप का पैगाम दिया होगा, पुतिन ने अपनी कुछ शर्तें बताई होंगी, यही सब वगैरह। रशिया और अमेरिका के दरमियान फरवरी से बातचीत जारी है। मकसद है यूक्रेन में जारी जंग को ख़त्म करना। अब डोनाल्ड ट्रंप के दावे में कितना दम है कि बातचीत सही चल रही है, इस पर नज़र बनाए रखेंगे। अब बात सूडान की, जहां से एक बड़ी खबर है। सूडान के शहर एल फाशर और उसके इर्द गिर्द इलाकों पर आरएसएफ यानी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के हमलों में कम से कम 320 लोग या तो हलाक हुए हैं या ज़ख्मी हुए हैं। ये इन्फो अल फाशर रेजिडेंस कोऑर्डिनेशन ने दी है, जो एक लोकल ग्रास रूट कमेटी है जो ग्राउंड सिचुएशन मॉनिटर करती है। उनका कहना है कि सनीचर से शुरू हुई बमबारी से हालात और ख़राब हो गए, ख़ास तौर पर जमजम कैंप में, जहां मेडिकल सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स कर चुका है। इंसानियत का बुरा हाल है। लोग ना दवा ले सकते हैं और ना उन्हें इलाज मिल पा रहा है। सऊदी अरब ने एल फाशर के करीब डिस्प्लेसमेंट कैंप्स, खासतौर पर जमजम और अबू शोक कैंप्स पर किए गए इन हमलों की शिद्दत से मजम्मत की है। सऊदी अरब ने ह्यूमैनिटेरियन और रिलीफ वर्कर्स की हिफाजत को यकीनी बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। किंगडम ने जद्दा डिक्लेरेशन में दी गई
कमिटमेंट्स पर अमल करने की अहमियत को भी उजागर किया जो सूडान में सिविलियंस की हिफाजत के लिए तय किया गया था। अब बात अमेरिका और ईरान की। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर टॉक्स यानी बातचीत बहुत अच्छी तरह चल रही है। उन्होंने ये बयान एक हाई लेवल डिप्लोमेटिक मीटिंग के बाद दिया जो कल ओमान में अमेरिकन और ईरानियन ऑफिशियल्स के बीच हुई। एयरफोर्स वन पर रिपोर्टर से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, मुझे लगता है कि ये बातचीत अच्छी चल रही है, अच्छी तरह चल रही है। जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाती तब तक कुछ भी ज़रूरी नहीं होता, इसलिए मैं इस पर और ज़्यादा बात करना नहीं चाहता। यानी ट्रंप ने सिर्फ एक लफ्ज़ इस बातचीत के बारे में बोला कि बातचीत अच्छी चल रही है। क्या अमेरिका के नज़रिए से बातचीत अच्छी चल रही है? क्योंकि ईरान ने भी इसे कंस्ट्रक्टिव और प्रोस्पेक्टिव बताया है। लेकिन मुझे लगता है कि ईरान के साथ चीज़ें बहुत अच्छी तरह चल रही हैं। ये ट्रंप की आखिरी लाइन थी। इसका क्या मतलब है? दोस्तों, व्हाइट हाउस ने शनिचर रात को कहा था कि टॉक्स बहुत पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव थी। यही बात ईरान कह रहा है। तो फिर मसला क्या था, झगड़ा क्या था? दोनों के बीच बातचीत अच्छी हो रही, कुछ तो है जो अब अगले हफ्ते सैटरडे को जब दोबारा मीटिंग होगी तो पता चलेगा। हो सकता है कि बहुत मेन बात जो है अभी तक करनी बाकी रह गई हो। अब लेबनान का जिक्र करते हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह ने अपनी 265 मिलिट्री साइट्स में से 190 साइट्स लेबनीज आर्मी के हवाले कर दी हैं। यानी जंग की ज़मीन से अब थोड़ा सा कंट्रोल गवर्नेंस के हाथ में दिया जा रहा है। लेकिन क्या ये अमन की शुरुआत है या सिर्फ एक टैक्टिकल साइलेंस? खबर के मुताबिक हिजबुल्लाह ने साउथ लेबनान की ज़्यादातर मिलिट्री अड्डे या मिलिट्री साइट्स अपनी लेबनीज आर्मी के हवाले कर दी हैं। हिजबुल्लाह के पास 200 मिलिट्री साइट्स जो पोजीशंस थी वहाँ, उनमें से 190 पोजीशंस अब लेबनीज आर्मी अपने कंट्रोल में ले चुकी है। एक सीज़ फायर डील के तहत हुआ है ये सब, जो नवंबर में सीज़ फायर इजराइल के साथ हुआ था। लिटानी रिवर के साउथ में जो हिजबुल्लाह की पोजीशंस थीं, उनमें से अब मेजॉरिटी लेबनान की आर्मी के पास है। इजराइल अब भी लेबनान के कुछ स्ट्रेटजिक एरियाज में अपनी मौजूदगी मेंटेन किए हुए है। ये विड्रॉल, ये वापस होना हिजबुल्लाह का सीज़ फायर के टर्म्स का एक मेजर स्टेप माना जा रहा है, जो कि एक अरसे से चल रही बॉर्डर टेंशंस और क्लैशेस के बाद हुआ है। अब देखना ये है कि क्या ये सिचुएशन लॉन्ग टर्म डीएस्केलेशन में बदलेगी या फिर ये सिर्फ एक टेम्पररी, एक टैक्टिकल मूव है। क्या इजराइल भी पीछे हटेगा या सिर्फ बॉम्ब गिराने का रेडियस शिफ्ट कर देगा इधर से उधर जहां हिजबुल्लाह जाएगा? ये इलाके तो खाली हो गए क्योंकि इधर आर्मी आ गई, इधर बॉम्ब नहीं गिराएगा। हिजबुल्लाह का ये पीछे हटना क्या एक स्ट्रेटजी है या एक वार्निंग है? क्या हिजबुल्लाह सिर्फ रीग्रुप कर रहा है? क्या वो अपनी ताकत को फिर से इकट्ठा कर रहा है? ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बात साफ है कि गजा की हिमायत में सबसे ज़्यादा नुकसान हिजबुल्लाह का हुआ है, और ये नुकसान छोटे लेवल पर ही सही लेकिन अब भी लगातार जारी है। और लेबनान की हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि इसराइल के साथ ताल्लुकात और ख़राब ना हो, भले अच्छे ना हों लेकिन कम से कम जंग की सूरत ना बने। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।